दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज जो हमारा दिल्ली पुलिस AWTPO का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हुआ है उसके टॉपर्स बताने वाला हूँ मैं आपको। ठीक है, कौन कौन आज इसके टॉपर्स रहे हैं, प्लस में जीके के और साइंस के यहाँ पर क्वेश्चंस देखने वाले हैं, किस लेवल की आपकी जीके और साइंस यहाँ पर पूछी गई थी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये जो वीडियो है वो रहने वाला है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है यहाँ पर। ठीक है, साइंस का भी सॉल्यूशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टॉपर्स। दोस्तों आज वाला जो आपका टेस्ट था इसकी कट ऑफ आपकी रहेगी 70। ठीक है, कम से कम 70 मार्क्स आप इस मॉक टेस्ट के अंदर आराम से लेकर आ सकते थे, और आपको पता है 3-4 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने केवल वही कैंडिडेट लिए हैं यहाँ पर जो 70 से अबोव हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी रैंक रही है यहाँ पर। फर्स्ट यहाँ पर रहे हैं, इनका नाम है, नाम तो इन्होंने डाल नहीं रखा, मिस्टर जाट आर। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक रही है इनकी, इन्होंने 80 मार्क्स लिए हैं यहाँ पर। सेकंड यहाँ पर रहे हैं अंकुश नैन, तो इसके 79 मार्क्स है, सेकंड रैंक है इनकी, 79 मार्क्स आए हैं इनके। थर्ड गौरव यादव, तो इनके आए हैं 75 मार्क्स, और ये आपको लगभग हर एक ऑल इंडिया लाइव टेस्ट के अंदर आपको टॉप 5 में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, किसी भी आप ऑल इंडिया लाइव टेस्ट में देख लेना, गौरव यादव का नाम आपको हर एक ऑल इंडिया लाइव टेस्ट में देखने को मिल जाए। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है और हम उम्मीद करते हैं कि इनका सिलेक्शन AWTPO के अंदर ज़रूर हो। फिर आते हैं आपके विजय मलिक, ये भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, 74 मार्क्स हैं इनके, फोर्थ रैंक है इनकी। फिर हैं प्रवेश वत्स, ये भी टॉप 10 के कैंडिडेट्स हैं, फिफ्थ रैंक है इनकी। विकास, इनके 72 मार्क्स हैं, सिक्स्थ रैंक रहेगी इनकी। रजनी, इनके 71 मार्क्स हैं, गर्ल्स के अंदर इनकी फर्स्ट रैंक रहेगी। ठीक है, 7th रैंक रहेगी इनकी मेल और फीमेल्स को मिलाकर। राहुल, तो राहुल के यहाँ पर 70 मार्क्स हैं और इनकी 8th रैंक रहेगी। तो ये आपके 70 अबोव वाले जो भी कैंडिडेट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं, 70 से नीचे मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताए हैं। दोस्तों 70 तो कम से कम आप इस मॉक टेस्ट के अंदर लेकर आ सकते थे, कम से कम आपकी 60 की तो प्रिपरेशन होगी। ठीक है, 10 तो वैसे तुक्के ही लग जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो कट ऑफ इसकी डिसाइड की है वो कम से कम 70 तो आप इस मॉक टेस्ट के अंदर आराम से लेकर आ सकते थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको 70 से अबोव जो भी कैंडिडेट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का और साइंस का, किस लेवल की आपकी जनरल अवेयरनेस यहाँ पर पूछी गई थी और कैसे आपकी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है दिल्ली पुलिस HC में आपके प्लेयर्स एंड देयर रिलेटेड स्पोर्ट्स, खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल से क्वेश्चन आए थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर डाला गया था, तस्नीम मीर एंड मानसी सिंह आर एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तस्नीम मीर हैं और आपकी जो मानसी सिंह हैं ये किस खेल से जुड़ी हुए हैं। तो ये जुड़े हुए हैं आपके बैडमिंटन के, बैडमिंटन के प्लेयर रहेंगे आपके तस्नीम मीर और मानसी सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइटेड थे ये, इसीलिए क्वेश्चन आपका आज वाले ऑल इंडिया लाइव टेस्ट के अंदर डाला गया था। ठीक है, तो बैडमिंटन आपका यहाँ पर राइट रहेगा। दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों से जो भी प्लेयर्स आपके बनते हैं सभी को आपको याद करके जाना है और उनकी वेट कैटेगरी आपको याद रखनी है। ठीक है, वेट कैटेगरी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। मीराबाई चानू का आपका क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस HCM के अंदर कि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक कौन सी कैटेगरी के अंदर जीता। तो इन्होंने जीता था 49 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। ठीक है, और ये भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर हैं आपकी मीराबाई चानू। ठीक है, तो 49 किलोग्राम भार वर्ग से रहेंगी। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस HCM के अंदर पूछा गया था। तो जो भी आपके प्लेयर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आपको राष्ट्रमंडल खेल जरूर देखकर जाने हैं। फिर आते हैं आपके जेरेमी लाल रिनुंगा। ठीक है, ये भी स्वर्ण पदक विजेता हैं, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टर हैं आपके। पुरुषों के 67 किलोग्राम इनकी आपकी कैटेगरी रहेगी, 67 किलोग्राम की इनकी आपकी कैटेगरी रहेगी और ये वेट लिफ्टर रहेंगे जेरेमी लाल रिनुंगा। फिर आती हैं आपकी अचिंता शेवली। अचिंता शेवली इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता था वेट लिफ्टर के अंदर, सॉरी ये मेल हैं, अचिंता शेवली। स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था पुरुषों की 73 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। ठीक है, तो ये 73 किलोग्राम आपकी वेट कैटेगरी के अंदर रहेंगे भारोत्तोलन के अंदर, अचिंता शेवली। फिर आते हैं आपके बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया आपके स्वर्ण पदक विजेता हैं और इनकी जो वेट कैटेगरी है वो है 65 किलोग्राम भार वर्ग की। फिर आती है आपका साक्षी मलिक। तो ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के, 62 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। ठीक है, तो इनके भार वर्ग भी आपको याद रखने हैं। फिर आते हैं आपके
दीपक पूनिया, तो ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं 86 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर, दीपक पूनिया। फिर आते हैं आपके रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर। इनका जो वेट कैटेगरी है वो है 57 किलोग्राम। फिर यहाँ आपकी विनेश फोगट, विनेश फोगट ने भी स्वर्ण पदक जीता था महिलाओं के अंदर 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर। फिर आते हैं आपके नीतू घंगास। नीतू घंगास मुक्केबाज हैं, एग्जाम में डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नीतू घंगास का संबंध किस खेल से है, तो ये हैं आपके मुक्केबाज रहेंगे 48 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर। ठीक है, नीतू घंगास जो आपकी महिला मुक्केबाज रहेंगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, उनकी वेट कैटेगरीज थी, मुझे थोड़ा सा आपको ये रिवाइज करवाना था और ये इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं, दिल्ली पुलिस HCM के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन सेतु ब्रिज 2005 के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था और 2021 में उसे फिर से बनाया गया था को जोड़ता है। ये क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस HCM 2022 के अंदर पूछा गया था और ये पूछा गया था आपका 20 की इवनिंग शिफ्ट को। ठीक है, तो ये किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर और मुजफ्फराबाद को। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। कहाँ पर है, आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। अमन सेतु ब्रिज ये आपका 2005 में क्षतिग्रस्त हो गया था भूकंप से और 2021 में इसे दोबारा से बनाया गया है और ये जोड़ता है आपका श्रीनगर और मुजफ्फराबाद को। दिल्ली पुलिस HCM 2022 का क्वेश्चन था। मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये आंसर आपका गलत था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका दिल्ली पुलिस HCM 2022 का है, ये भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स का गलत था। योजनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस HCM पूछी गई थी और आपके AWTPO के अंदर भी पूछी जा सकती हैं। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस वर्ष में मंजूरी दी थी। ठीक है, तो किस वर्ष आपकी लॉन्च हुई थी, 2018 के अंदर। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आपकी शुरू की गई थी, ये की गई थी आपकी 2018 के अंदर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना है, ठीक है, सभी शिफ्टों के अंदर दो दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेना जनगणना 2011 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनती है और इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला था AWTPO वाले मॉक टेस्ट के अंदर। के अनुसार जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्यों की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर यहाँ पर पूछी गई है कि सघनता का किस राज्य में सबसे अधिक है, तो ये कहाँ पर रहेगी, आपकी पंजाब के अंदर। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, ये आपका AWTPO के अंदर पूछा जा सकता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा पंजाब। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं से दिल्ली पुलिस HCM में क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए क्वेश्चन आपका AWTPO के अंदर डाला गया था। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ठीक है, तो जो आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर आपकी हरित क्रांति शुरू की गई थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका जो कार्यकाल था आपका वो था 1969 से लेके 1974 तक का। ठीक है, इसके अंदर जो आपका विकास का लक्ष्य रखा गया था ये था आपका 5.7%, लेकिन इस योजना के अंदर जो आपका विकास हुआ था ये हुआ था 3.3%, इसीलिए अनसक्सेसफुल आपकी रही थी। आपको याद रखना है विकास लक्ष्य कितना था, 5.7%, और आपकी जो वास्तविक विकास यहाँ पर हुआ था वो था 3.3%। और चौथी पंचवर्षीय जो आपकी योजना थी जो आपकी लागू हुई, तो उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत ने उन्नत कृषि व्यवस्था को यहाँ पर बढ़ावा दिया था। तो हरित क्रांति की शुरुआत आपकी हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, आपको याद रखना है। और इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कब, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, 14 बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके। नेक्स्ट, मेघालय का लोकप्रिय पारंपरिक नृत्य त्योहार शाद शुक्र को किस रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए शाद शुक्र जो आपका त्यौहार है ये कहाँ का है, तो ये आपका मेघालय का, ये आपको याद रखना है। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और ये आपका बुआई उत्सव रहेगा, सोइंग फेस्टिवल रहेगा शाद शुक्र। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, मीनाक्षी श्रीनिवासन कितनी बार करवा चुका है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए थे एक्सपोनेंट्स, जो भी एक्सपोनेंट्स आपके नर्तक हैं
नृत्य और उनके प्रतिपादक हैं, ये आपके HCM के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, इसलिए क्वेश्चन आपका AWTPO के अंदर डाला गया था। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर इरिलीवेंट नहीं डाला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मीनाक्षी जो श्रीनिवासन है ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित रहेंगी। आपकी ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम से संबंधित है। एक वीडियो मैंने आपको बना भी रखा है जिसके अंदर मैंने सारे प्रतिपादक और उनके नृत्य जो जिस नृत्य से वो संबंधित हैं वो करवा रखे हैं, तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पाली, ठीक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है? करंट अफेयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत रहेगी पाली। कहाँ पर है ये? आपकी जम्मू और कश्मीर के अंदर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये AWTPO के अंदर। तो ये जीता है आपका नोवाक जोकोविक ने। और नोवाक जोकोविक कहाँ के प्लेयर हैं? आपके सर्बिया के। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को कब रद्द किया गया था? ठीक है, ये आपकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था धारा 66A को। ठीक है, कब किया गया था? 2015 के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, राजा चेरामन पेरुमल ने किस पर शासन किया था? कौन से राज्य पर शासन किया था? ठीक है, तो इन्होंने केरल पर शासन किया था, राजा चेरामन पेरुमल ने। ये क्वेश्चन आपका TCS के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, केरल के अंदर इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणी भाग किस जलवायु क्षेत्र के अंदर में स्थित है? ठीक है, तो ये भी आपका जलवायु क्षेत्र जो है आपके, ठीक है, ये क्वेश्चन भी जलवायु क्षेत्र वाला टॉपिक भी आपका HCM के अंदर पूछा गया था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर AWTPO के अंदर डाला गया था। तो भारत का जो दक्षिण भाग है ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट रहेगा। कहाँ पर है? ट्रॉपिकल जोन के अंदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के अनुसार किसके चौथे दिन मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी, तो ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्र के चौथे दिन मनाई जाती है, जिसको भादुआ भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, गणेश चतुर्थी आपकी भाद्र महीने के चौथे दिन आपकी मनाई जाती है। नेक्स्ट, धमेक स्तूप और चौखंडी स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? कहाँ पर है ये? आपके यूपी में रहेंगे। और कहाँ पर है? सारनाथ के अंदर। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट बनता है धमेक और चौखंडी स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ। नेक्स्ट, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक ग्रेनाइट और चूने मोर्टर से बना हुआ है? ये आपको बताना है। ये भी काफ़ी कम कैंडिडेट्स का ठीक था। तो चार मीनार जो है ये आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा, चार मीनार। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चार मीनार कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट आपका बनता है। तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। ठीक है, इसका जो निर्माण था वो 1591 में करवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। नेक्स्ट, ये तो इजी क्वेश्चन है। किस वर्ष में 86वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को बढ़ाकर 11 कर दिया गया था? ये क्वेश्चन भी आपका 20 तारीख की इवनिंग शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो ये 2002 के अंदर आपके किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, 1539 में शेरशाह ने किस लड़ाई में हुमायूं को हराया था? तो ये कौन सा युद्ध था आपका? चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध आपका कब हुआ था? 1539 के अंदर, और शेरशाह ने, ठीक है, हुमायूं को हरा दिया था चौसा के युद्ध के अंदर। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से मशहूर किस शख्सियत को 1975 में शांति के लिए लेनिन पुरस्कार मिला था? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, इजी बनता है, अरुणा आसफ अली। ठीक है, ये आपकी ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से विख्यात हैं और इनको 1975 के लिए शांति के लिए लेनिन पुरस्कार आपका मिला था। नेक्स्ट स्टेट का क्वेश्चन है, अगस्तमलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? अगस्तमलाई हिल्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कहाँ पर रहेंगी? आपकी तमिलनाडु के अंदर। अगस्तमलाई हिल्स कहाँ पर हैं? तमिलनाडु के अंदर।
नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको असेंबली इलेक्शंस के जब एमसीक्यूज़ करवाए डिटेल के अंदर, तब मैंने करवाया था, फिर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स का आंसर गलत था। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री रहेंगे? तो पुष्कर सिंह धामी आपके रहेंगे 10वें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, असेंबली इलेक्शन एक बार आप जरूर देख कर जाना। HCM के अंदर आपके पूछे गए थे, पंजाब का CM भी पूछा गया था, और आपके जो 5 राज्यों के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए तो सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैंने आपको करवा दिए थे डिटेल के अंदर, कौन से राज्य में किसको कितनी सीटें मिली और कौन सा वहाँ से मुख्यमंत्री बना और कौन से नंबर के वो मुख्यमंत्री आपके बने थे। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। और पुष्कर सिंह धामी की जो कंस्टिट्यूएंसी है आपकी, वो है चंपावत। ठीक है, चंपावत इनकी कंस्टिट्यूएंसी रहेगी। चलिए, अब आ जाता है हमारा साइंस। ठीक है, तो साइंस किस लेवल की थी आप अब देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, तत्वों के परमाणु क्रमांक के साथ सही मिलान की आपको पहचान करनी है। एक साइड में आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं और एक साइड में आपको एटॉमिक नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत था। अब तक आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं हुए तो काफ़ी शर्म की बात है आपके लिए। ठीक है, अब तक आपको एटॉमिक नंबर आराम से याद हो जाने थे। ठीक है, तो जैसे जीनोन जो आता है, टिन यहाँ पर आपका राइट रहेगा। टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है 50 होता है, और ये क्वेश्चन आपका TCS के द्वारा 2022 के अंदर ही पूछा गया था। टिन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 50 होता है। जीनोन का अगर आपसे पूछे तो जीनोन का होता है 54। जीनोन का कितना होता है? 54। ठीक है, अगर आपसे सिल्वर का पूछे तो सिल्वर का होता है 47। सिल्वर का 47, और आयोडीन का अगर आपसे पूछे तो होता है 53। तो सभी आपको एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर से आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को दिल्ली पुलिस AWTPO के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट एल्कली मेटल्स? इनमें से कौन क्षार धातुओं के बारे में सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन आपका TCS के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका दे रखा है दे फॉर्म मोनोवैलेंट कैटायंस, यानी कि जिनकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स जो है वो मोनोवैलेंट कैटायंस की फॉर्मेशन करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगी आपकी। सेकेंड, दे आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट, ये भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। एल्कली मेटल्स जो आपकी होती हैं वो आपकी एक अच्छी अपचायक एजेंट रहेंगी। नेक्स्ट आपका दे आर हार्ड मेटल्स, ये कठोर धातुएं होती हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। जैसे आपका सोडियम जो होता है वो चाकू की हेल्प से कट जाता है। ठीक है, चाकू के द्वारा भी कट जाता है सोडियम। तो कैसी मेटल्स होगी? वो सॉफ्ट मेटल्स यहाँ पर रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड ही आपका गलत हो जाएगा। कम से कम आप एक बार पढ़ के तो देखा करो ध्यान से। तो ये कैसी होती हैं? आपकी सॉफ्ट मेटल्स। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। डी और देख लो, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और क्या करती हैं? हाइड्रोजन को क्या करती हैं? लिबरेट करती हैं, यानी कि निष्कासित करती हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। दे आर सॉफ्ट मेटल से आपको याद रखना है, एग्जामिनर इसीलिए पूछा था, और ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डैनियल सेल के एनोडिक आधे में, यानी कि हाफ ऑफ डैनियल सेल के अंदर जो आपका एनोडिक हाफ होता है वहाँ पर क्या होता है? ठीक है, तो मैंने आपको करवा रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, जो आपका डैनियल सेल होता है उसके अंदर एनोड कैथोड। ठीक है, एनोड की अगर आपसे पूछे तो एनोड पर होता है आपका जिंक, और कैथोड पर पूछे तो होता है आपका कॉपर। दोनों याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? जिंक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता और संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको करवाया था, अब भी आपने ये क्वेश्चन गलत किया है। ठीक है, तो कार्बन के अंदर जो आपके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और वैलेंसी 4, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, कार्बन जो आपका सेम वैलेंसी है इसके अंदर, और आपकी कार्बन जो आपका उसके अंदर वैलेंसी और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। कार्बन कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी करवा रखा है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर जनरली मेड ऑफ, प्रकाशीय तंतु सामान्यतः किस से बने होते हैं। जो आपके ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं और ये बने होते हैं आपके सिलिका बेस्ड ग्लास और प्लास्टिक के। किसके बने होते हैं? सिलिका आधारित कांच और प्लास्टिक के आपके ऑप्टिकल फाइबर्स यहाँ पर बने रहते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ये आपके काम करते हैं। TIR पर ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट, what would happen if electrical conductivity increase with increase of temperature of a substance? Such condition will be called as। जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो ये जो कंडीशन होते हैं उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। ये भी मैंने आपको करवा रखा है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ठीक है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सेमीकंडक्टर के अंदर टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, तीन समवर्ती बलों इंग्लिश में देखते हैं। ए बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 concurrent forces is found to be in equilibrium, the resultant of any 2 forces then will be। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पर 3 concurrent force लग रहे हैं किसी पॉइंट पर। मान लीजिए कोई पॉइंट आपका, इस साइड में आपका F1 लग रहा है, इस साइड में आपका F2 लग रहा है, इस साइड में आपका F3 लग रहा है। तो इस प्रकार से आपके 3 कंकरेंट फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं और बोल रखा है कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि तीनों जो आपके फोर्सेस लग रहे हैं ये इक्वल टू क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है, तभी तो इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। इज इक्वल टू द थर्ड फोर्स, तीसरे बल के बराबर होता है। जो यहाँ पर आपका रिजल्टेंट ऑफ किसी भी 2 फोर्सेस का जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो तीसरे फोर्स के बराबर आएगा। आएगा या नहीं आएगा वो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर F1 है, ठीक है, F1 F2 प्लस F3, ये हमारा हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। 0 तो होगा ही क्योंकि यहाँ पर जो आपके फोर्सेज हैं वो इक्विलिब्रियम के अंदर बोल रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम F1 निकालें और F2 और F3 को इस साइड में लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे नेगेटिव के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। कोई 2 फोर्सेज हमने ले लिए और इसको हम राइट साइड के अंदर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रखा है? फर्स्ट वाले के अंदर जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा? आपका तीसरे फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? बराबर हो गया। और ये सेकंड वाले के अंदर बोल रखा है इज अपोजिट टू द थर्ड फोर्स। तो ये तो आपका थर्ड फोर्स जो आपका यहाँ पर लग रहा है बिल्कुल अपोजिट है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। थर्ड आपका दे रखा है इज कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स। जो आपका थर्ड फोर्स होगा वो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कोलिनियर होगा किसी तीसरे फोर्स के साथ। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन के अंदर। कैसे? ये हमारा कोई पॉइंट था, ठीक है, F1 F2 और F3, ठीक है। अब जो आपका तीसरा फोर्स आएगा रिजल्टेंट फोर्स, ये क्या होगा? इसके कोलिनियर होगा और अपोजिट होगा। तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट स्टेटमेंट रहेगी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ये सभी आपके यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। वैसे अब तुक्का मार सकते थे, ऑल ऑफ दीज ज़्यादातर आपके सही मिलते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी गैस में, यार इंग्लिश में देखो, if a gas is compressed adiabatically by doing work of 150 जूल, the change in the internal energy of a gas। तो ये क्या क्वेश्चन था? कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का न्यूमेरिकल पूछा गया था। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोसेस है वो क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो आपका जो वर्क डन होगा वो किसके अंदर होगा मेरे भाई? नेगेटिव होगा। तो कितना होगा? 150, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो हम वर्क डन लेते हैं वो लेते हैं माइनस के अंदर। और आपका जो इसका थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बोलता है वो क्या बोलता है? DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक है। DQ बराबर है DU प्लस DW
W। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपका DQ होता है वो क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर DQ क्या होता है आपका, 0 होता है। अब आपको यहाँ पर क्या निकालनी है, इंटरनल एनर्जी ही तो निकालनी है। इंटरनल एनर्जी हमें निकालनी है तो DU आपका इस साइड में आ जाएगा और क्या आएगा, ये माइनस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, DU बराबर है आपका माइनस DW, और DW की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है -150। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 150 जूल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज, विद्युत विभव का यहाँ पर विमीय सूत्र यहाँ पर आपसे पूछा गया था। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V = W/Q। ठीक है, तो वर्क का आपका जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो क्या होता है, ML2 T-2 ML2T-2, और Q बराबर क्या होता है, A/T। Q बराबर क्या होता है आपका, A/T। तो इसको यहाँ पर नीचे ले आएंगे। अब इसको सोल्व कर लो। M तो ऐसा कैसे आएगा, ठीक है, M-1 आने वाला नहीं है। अच्छा, अब आता है आपका M, फिर आता है आपका L, तो L भी 2 आएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, L2 आएगा। A यहाँ पर ऊपर जाकर A- हो जाएगा। ठीक है, A को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, A-, तो A- आ गया। और T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और T- का यहाँ पर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ML2 T-3 A-1। ठीक है, तो ऐसे हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ML2 T-3 A-1। नेक्स्ट, केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन, केपलर का द्वितीय नियम किस पर आधारित यहाँ पर रहेगा। जो आपका केपलर का फर्स्ट नियम है, केपलर का जो आपका फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, जो आपके सन के अराउंड जो आपके प्लैनेट होते हैं वो एलिप्टिकल पाथ के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है केपलर सेकंड लॉ किस पर बेस है, तो ये किस पर बेस है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर। बेसिक सा क्वेश्चन था और एक गलत करने का क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं था। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, बेसिक क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट, द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन, वेन का विस्थापन कानून यानी कि नियम किसके बीच आपका संबंध व्यक्त करता है। तो इसका आपको याद रखना है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर इस आपके रिजल्ट से क्वेश्चन बन सकता है, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, वेव लेंथ कोरोस्पोंडिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, आपका वेन का डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। ठीक है, अधिकतम ऊर्जा और तापमान के अनुरूप आपकी तरंग दैर्घ्य रहेगी, आपका जो रिलेशन रहता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा। और ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है। टेम्परेचर आपसे पूछ लेगा और उसके अंदर पूछ लेगा, टेम्परेचर दे के आपसे उसके ऑर्डर पूछ लेगा किसके, वेवलेंथ के। ठीक है, मान लीजिए कोई दो बॉडी दे देगा, दो बॉडी के आपको टेम्परेचर दे दे, किसी को 240 दे दे, एक का 250 दे दे, और फिर बोल दे आपको कि उसका वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो लैम्डा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है टी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो वेवलेंथ है वो हमारी कम होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ आपकी क्या होगी, ज़्यादा यहाँ पर होने वाली है। तो वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर इज द राइट आंसर। Next, what is the approximately the centripetal acceleration in unit of acceleration due to gravity of earth, g आपको दे रखा है यहाँ पर, of an aircraft flying at a speed of 400 ms-1 through a circular arc of radius 0.6 किलोमीटर। यहाँ पर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है, न्यूमेरिकल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बराबर v²/r। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है v²/r। तो यहाँ पर आपको 400 इसकी क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है,
रेडियस दे रखा 0.6 किलोमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 3 से गुना करके। जी हमें दे रखा है 10, जी तो हमें पता है ये 10 होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुटिंग यहाँ पर करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट 26.7 आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ठीक है। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, कैलकुलेशन वगैरह कर लेना अपनी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको याद रखना है, AC बराबर है v²/r, ठीक है। 2 की वैल्यू आपको दे रखेंगे और यहाँ से आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता है। ये थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन था। हमने जो आपको बता रखे थे, तीनों बता रखे थे फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर। सोडियम साल्ट होता है बेंजोइक एसिड का, ये आपका फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर होता है। सोर्बिक एसिड का जो सोडियम साल्ट होता है ये भी आपका फूड प्रिजर्वेटिव होता है। प्रोपेनोइक एसिड का ये भी आपका फूड प्रिजर्वेटिव होता है, लेकिन पामेटिक एसिड का जो आपका सोडियम साल्ट होता है फूड प्रिजर्वेटिव आपका नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है। ये ऊपर के तीनों आपके फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय संवेदनशीलता आपको बतानी है। कितनी हार्ड हिंदी है भाई, ठीक है। तो जो आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की, वो टेम्परेचर पर डिपेंड आपकी नहीं करती है, इसीलिए वो क्या होती है आपकी कांस्टेंट यहाँ पर रहेगी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के राब से मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर आपसे पूछी जाए तो होती है आपकी स्मॉल, यानी कि छोटी होती है, कम होती है और आपकी पॉजिटिव आपको देखने को मिलती है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी स्मॉल और पॉजिटिव होती है, लेकिन जो आपकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए क्या होती है आपकी कांस्टेंट रहेगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था। An infinite ladder network is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistor as shown, जो आपको यहाँ पर दे रखा पूरा डायग्राम। तो इसके अंदर आपको A और B के बीच में क्या बताना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बताना है। और ऐसे ही इनफाइनाइट यहाँ पर कनेक्ट कर रखे हैं नेटवर्क्स, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, हम इसको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि अब बाद में तो ये रिपीट ही हो रहा है। यहाँ पर एक आपका कंप्लीट सर्किट यहाँ पर बन जाता है और इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जब हम कनेक्ट करेंगे, क्योंकि आगे तो ये रिपीट हो रहे हैं सर्किट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, हमें A और B के बीच में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। कैसे मिलेगा, 2 ओम और R ये दोनों क्या है, पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल के अंदर है तो क्या लगता है पैरेलल के अंदर फार्मूला 1/R, इफेक्टिव रेजिस्टेंस को जो होता है 1/2 ओम, 1/2 ही करो यार इसको, 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस, यहाँ पर हमने R को कनेक्ट किया था तो 1/R, ये आपका इफेक्टिव लगा लो इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2R हो गया ना, तो 2 से 2 आएगा, यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो R + 2/2R, ठीक है। तो ये दोनों का आ गया, ये दोनों क्या थे आपके, किसके अंदर थे, पैरेलल के अंदर थे। अब हम जैसे ही इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे इन दोनों पैरेलल को, तो ये और ये जो हमने निकाला है ये दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज के अंदर हो जाएंगे। और सीरीज के अंदर क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 1 प्लस में वहाँ पर क्या आया था हमारा R + 2 नहीं, वो 1/R था, ठीक है। तो 1/R आया था हमारा ये R + 2/2R, ठीक है। जब हम इसे R लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2R/R + 2, ठीक है। तो 2R में R + 2, ठीक है। ये किसके साथ सीरीज में है, 1 ओम के साथ है, तो 1 ओम यहाँ पर आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर। अब आगे सोल्व करोगे अगर आप इसको, तो यहाँ पर बनेगी आपकी क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर पुट अप करके देख लो, आपको आंसर तक आराम से पहुँच जाओगे। 2 ओम यहाँ पर रख के देखो तो 2 × 2 कितना होता है, 4,
अपॉन 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 + 4 कितना हो गया, 4 को 4 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा आपका 2। तो बिल्कुल सेटिस्फाई यहाँ पर कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या रहेंगे, पहले हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे क्योंकि आगे जो आपके सर्किट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे तो ये दोनों आपके पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये दोनों आपके किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। फिर आप इस वैल्यू को जो ऑप्शन है उसको पुट अप करके देख सकते हो, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, वरना आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मेंडलीव की आवर्त सारणी का गुण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जब हमने पीरियोडिक टेबल किया था तो आपको सारे पॉइंट्स मैंने करवा रखे हैं, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट आपका दे रखा है इट हेल्प्स इन करेक्टिंग द एटॉमिक मास ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया था, एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पर करेक्ट किए गए थे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट रहेगी। नेक्स्ट, ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स एंड लेफ्ट द गैप्स फॉर देम। बिल्कुल सही है, इसने क्या किया था, कुछ जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके गैप छोड़ दिए थे छोटे छोटे, और बोला था कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स आएंगे जो सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, तो वो फिर एलिमेंट्स इन जो बॉक्स यहाँ पर हैं उनके अंदर रखे जाएंगे, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ही फ्रेम्ड द पीरियोडिक टेबल विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स एंड गेव शेप टू इट। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ही गेव सेपरेट प्लेस टू आइसोटोप इन पीरियोडिक टेबल। ये इसका मेरिट नहीं था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ये इसकी मेरिट नहीं थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो भी आपकी रिएक्शंस बनती हैं, टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बनता है, डायरेक्ट आपको रिएक्शन दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा तो किस में आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, किस में आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, किस में आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, किस में आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, किस में आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, साइंस के स्टूडेंट हो आप। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, जब दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सेकंड वाला देखिए, दो एलिमेंट्स यहाँ पर मिलकर आपके क्या कर रहे हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। थर्ड वाले के अंदर देखिए, Al ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये भी आपकी क्या रहेगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेगी। फोर्थ वाले के अंदर देखिए, अगर आप इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलना चाह रहे हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, जिंक यहाँ पर आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा, ऑप्शन डी। सेकंड और थर्ड के अंदर आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन रहेंगी। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पर कौन सी जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं करेगी, जो आपकी क्या है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सी यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगी, यही तो पूछ रखा है। तो कॉपर जो है आपकी, ये आपकी रिएक्ट नहीं करती है। कॉपर और मरकरी आपको याद रखना है, ये आपकी HCl के साथ क्या नहीं करती हैं, रिएक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये आपकी नीचे पाई जाती हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट, जब हम व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ड्रॉपर विद नोजल कैप्ट इन वाटर। आपने देखा होगा, एक आपके पास ये कोई जार ले लो, ठीक है, एक आपके पास कोई ड्रॉपर है, ड्रॉपर आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे तब, एक वो ड्रॉपर होता है इस टाइप से आपने देखा होगा, एक ड्रॉपर होता है और इसके अंदर क्या होता है, पानी आपका होता है। ठीक है, तो यही बोल रखा है यहाँ पर, एयर इन द ड्रॉपर इन सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल। जब यहाँ पर हम इसको प्रेस करते हैं तो क्या है, आपको यहाँ पर बबल्स देखने को मिलते हैं, बबल्स देखने को मिलते हैं। जो आपको वाटर है उसका जो लेवल है वो राइज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट रहेगा। तो और यहाँ पर ऑप्शन भी देख सकते हो, ऑप्शन आप देख सकते हो, सेकंड दे रखा ग्रेविटी ऑफ अर्थ, बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ होगा
तो ये कहाँ पर होगा, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पर तो आपका जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर राइज हो रहा है। शेप ऑफ द बबल कोई मतलब ही नहीं बनता, और प्रेशर ऑफ द वाटर ऐसा भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता कि प्रेशर ऑफ द वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, आपका ऊपर की तरफ आपका राइज हो जाएगा वाटर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो आपका ऐसा कंडीशन बनती है वाटर का, यहाँ पर जो राइज आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट दे रखा आपका ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज एमिट्स वेव्स ऑफ वेवलेंथ 0.2 मीटर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल 300 मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई, क्वेश्चन नहीं था, साउंड का क्वेश्चन आपका, ठीक है। वेलोसिटी बराबर है एफ लैम्डा, वेलोसिटी बराबर है एफ लैम्डा। तो कितनी दे रखी है आपकी फ्रीक्वेंसी 500 दे रखे, गुणा में कितनी करेंगे 0.2, कितना आ जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हमें क्या निकालना, टाइम। तो टाइम क्या होगा, स्पीड, टाइम क्या होगा आपका, टाइम जो हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना आपका यहाँ पर 300 बटे 100, तो काट लो इसको, 3 सेकंड आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, टाइम ही पूछा गया था। नेक्स्ट, इन स्पेस कम्युनिकेशन द साउंड वेव्स कैन बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अंतरिक्ष संचार में ध्वनि तरंगों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ने गलत कर रखा था, ठीक है। ये डैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला टिक कर रखा था। डैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला कैसे आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान तो दो। स्पेस कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, कुछ आपके अनडैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अनडैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब ये है उनकी जो आपकी एम्पलीट्यूड है वो कम होती है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, आपके हाई एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स के साथ क्या किया जाता है, सुपर इम्पोज किया जाता है, ताकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाए, ठीक है। इनमें इतनी ताकत नहीं होती है, तो ताकतवर सिग्नल्स यहाँ पर इसको सुपर इम्पोज किए जाते हैं ताकि ये इसको धकेल कर दूसरे स्थान पर लेकर जाएं। तो कौन सा आंसर सही रहेगा यहाँ पर, बी, बाय सुपर इम्पोजिंग इट ऑन अनडैम्प्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड जंक्शन कनेक्शन आपको बताना है। द फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कनेक्शन इज। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका पी जंक्शन अगर आपका पॉजिटिव हो और एन जंक्शन आपका नेगेटिव हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड। क्या था अभी इस क्वेश्चन में, आप कर दोगे इसको। पॉजिटिव किसके अंदर है, सी के अंदर है और ए के अंदर है, पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। एन क्या है इसके अंदर, एन इसमें पॉजिटिव है, ठीक है। एन एक ही में नेगेटिव है यहाँ पर सी के अंदर, ठीक है। तो पी यहाँ पर क्या आपका पॉजिटिव है और एन है आपका नेगेटिव। तो कौन सा हो गया है आपका फॉरवर्ड बायस्ड डायोड कनेक्शन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। याद रखना आपको, पी जंक्शन अगर आपका पॉजिटिव है और एन जंक्शन आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो रहेगा आपका फॉरवर्ड बायस्ड। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देख करवा रखा है मैंने क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वाइब्रेटरी मोशन इज नोन एज। किसी कण का कंपन गति में अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ये आपका एम्पलीट्यूड। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी करवा रखा था, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वेरी फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट दैट फॉर्म। काफ़ी ज़्यादा नहीं ये टिक मार रखा, किस लिए कोई ये टिक मारा था, हाँ? जब एलिमेंट्स मैंने आपको पढ़ाया था तो ये मैंने आपको बताया था जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी एलिमेंट्स की वो आपकी क्या होती हैं, अलग होती हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो अलग होती हैं किससे, कंपाउंड से। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। अब तो ये क्वेश्चन करवाने के ही नहीं है भाई, इतने आसान हो गए हैं। तो केमिकल चेंज कौन सा होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है, जिससे हम दोबारा से पहले वाले उत्पाद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स यहाँ पर क्या रहेगा आपका, केमिकल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे जीके के और साइंस के जो भी क्वेश्चन आज डाले गए थे वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।